आज का जो क्लास है दैट इज अबाउट फिलोसफी। ध्यान से, ये क्लास सबसे जरूरी है। अगर आपने ये समझा, आज से कुछ क्लासेस जो चलेंगी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन का कोर है ये। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। सी, सिविल सर्विस में जो एक्चुअल एग्जाम होता है ना, इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी, राइट। आप क्या हो, आपको कितनी पॉलिटी आती है, वो प्रीलिम्स में काम आ जाती है, एब्सोल्युटली फाइन। बट एक्चुअल जो सिलेक्शन होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू गाइस थिंक, हाउ एक्चुअली यू आर, हाउ मच यू कैरी persona, आजकल ऑरा, वट एवर यू कॉल इट। आप में कितना कैरी आप करते हो, ठीक है। एंड फिलोसफी इज द कोर ऑफ दैट पर्सनैलिटी। आपकी आंसर राइटिंग में, आपके एसए में 250 नंबर तो एथिक्स है ही खुद का। एसए 250 नंबर कितने हो गए? 500 नंबर, ठीक है। मे बी अगर आप PSIR सोशो वाला ऐसा ऑप्शनल लेते हो तो वहां पे भी काम आता है। बट द पॉइंट इज, आप पॉलिटी में मे बी बहुत अच्छे हो सकते हैं, या किसी भी और सब्जेक्ट में, जो ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल, यू कैन डू गुड इन प्रीलिम्स। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, वो पॉलिटी के क्वेश्चन सिर्फ 2 ही आते हैं, 3 आते हैं मैक्सिमम, 30 से 40 नंबर, ठीक है। बट यहां पे 1000, 500, 250, इसके 500 नंबर का खेल है। आपका ऐसे तभी ठीक जाएगा जब आपका एथिक्स अच्छा होगा, जब आपकी फिलोसफी अच्छी होगी। नाउ इमेजिन आजकल के एसेज कैसे आते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जैसे वो वाला कल वाला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, द untroubled, trouble, 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 and trouble. That kind of questions. So you need to have a very good understanding of philosophy. Then only you guys can think of clearing the exam. Otherwise, भूल जाओ। मैं बता रहा हूँ, शाह फैसल को समझ जानते हो? नाम सुना है शाह फैसल? somebody जिन्होंने उसका नाम सुना, he was one of the good toppers in 2010, top rank, ठीक है। he is from J&K, he topped the exam in 2010। 2011 में उसने एक बात कही थी, आई स्टिल रेजोनेट दैट पॉइंट विद इन मी, कि उसने कहा था कि सिंस यू वोंट फाइंड टॉपर्स लाइक हिम नाउअडेज, क्योंकि एग्जाम चेंज हो गया, बट वन थिंग दैट स्टेज, उसने कहा था अगर किसी को सिविल सर्विस अच्छा करना है तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो। समबडी थिंक्स कि भाई क्या बोल रहा है, इंग्लिश लिटरेचर कहाँ, सिविल सर्विस कहाँ। बट नाउ आई रियलाइज कि व्हाई इज टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, इट्स अबाउट फिलोसफी। द बेटर फिलोसफिकल यू आर, more chances are that you will clear the exam, provided you have good those basic subjects as well, ठीक है। नाउ यार गर्मी बहुत है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अगेन गोइंग बैक टू व्हाट इज एथिक्स। आज की क्लास में क्या होता है एथिक्स? व्हाट इज एथिक्स? एनीबडी? एब्सोल्युटली राइट। एंड व्हाट आर मोरल्स? एब्सोल्युटली राइट। नाउ जब हम ये कहते हैं कि सही और गलत क्या है समाज के हिसाब से, ठीक है, इस सही और गलत को कैसे हम देखें? यहां क्लास में आना सही बात है, कैसे देखेंगे इसको, मेजर कैसे करेंगे? कोई चीज सही है, कोई चीज गलत है। सच बोलना अच्छी बात है, सही चीज है, कैसे, हाउ, नॉर्म क्या है? यू गेटिंग माय पॉइंट? आप कोई अच्छा काम करते हो, वो अच्छा है, वो कैसे अच्छा है? व्हाट मेड इट राइट? ठीक है, दैट इज द नॉर्म ऑफ दैट एथिक्स। किस नॉर्म से ये अच्छा है, ये अच्छाई आई कहां से, कैसे ये अच्छी हो गई? दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव एथिक्स। मैंने पढ़ा है भी है क्लास में, बिगनिंग के लेक्चर्स में। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब कोई अच्छी चीज है, ये कैसे अच्छी है?
सवाल पूछते हैं हम इन नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। हियर द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, what makes something right? Okay, now it involves arriving at moral standards that regulate right and wrong conduct. It is fundamentally a search for an ideal litmus test for proper behavior. What makes something right and what makes something wrong, that is we discuss via normative ethics here. इतनी यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये नॉर्मेटिव एथिक्स के अपने कुछ पैरामीटर्स है। नॉर्मेटिव एथिक्स में किसी चीज को हम, ये सही एक्शन है, ये गलत एक्शन है, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है। सेट द क्राइट नॉर्मेटिव एथिक्स ने या नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया सेट किया था जिसकी वजह से वी जज एन एक्शन एज राइट एंड रॉन्ग। वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। बिफोर वी सी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहली चीज है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। एक्शन ने अगर लास्ट में अच्छा रिजल्ट दिया, दैट एक्शन इज राइट। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी एक्शन ने अगर एंड में उसका एंड रिजल्ट अच्छा है, दैट एक्शन शुड मस्ट बी रिगार्डेड एज राइट अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव एथिक्स। At the same time, there is another school within the normative ethics called as deontology. Okay, according to that deontology, अगर आपके मीन्स सही है, मीन्स काम करने के तरीके सही है, तो एक्शन सही है, एंड रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं। deontology. And the third school within this normative ethics is virtue ethics. कि ये कोई काम अगर अच्छा आदमी करता, वो कैसे करता? इट्स अबाउट द पर्सन। आप स्टूडेंट है, आप अच्छे स्टूडेंट कैसे हैं, कैसे पता चलेगा? किसी बेटर स्टूडेंट को ले आओ, द वे ही परफॉर्म्स, अगर आप उसको मैच कर रहे हैं, देन यू आर राइट, कॉल्ड एज वर्च्यू। इट्स अबाउट द पर्सन। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हियर the core shift. Virtue ethics moves analytical emphasis away from rule-based, that is deontology, or consequences of action, the end results, towards the ethics of individuals and development of human character. इंसान कैसा होगा? एक सबसे बेस्ट आदमी को अगर यहां बिठाया जाए, बेस्ट स्टूडेंट को यहां बिठाया जाए, वो कैसे बिहेव करेगा? देन अगर आप उसको जितना मैच करोगे उतना सही हो। You getting my point? That idea of ethics, of normative ethics, is called as virtue ethics. और यही virtue ethics पूरी फिलॉसफी का बेस है। यहीं से सारी फिलॉसफी शुरू हो जाती है। जितने भी फिलोसफर आप देखो पूरी दुनिया में, सब इंसान की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल को ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लाइफ में ऐसा होना चाहिए। दे डोंट, मॉडर्न थिंकर्स के अलावा जो भी पुराने थिंकर्स थे, देयर आइडिया ऑफ फिलॉसफी इज सिट्स ऑन वर्च्यू एथिक्स ओनली। बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग दैट कनेक्शन? ठीक है। इट स्टार्ट्स विद एथिक्स, इट स्टार्ट्स विद नॉर्मेटिव एथिक्स, देन द स्कूल्स इन द नॉर्मेटिव एथिक्स, and then how virtue ethics is different from other schools. Correct? ठीक है। A practical example. When considering charitable giving, a teleologist, deontology, इसको हम teleologist कहते हैं। No, a teleologist is consequentialism, इसको teleology भी कहते हैं, tail at the end, ठीक है। Teleologist argues that maximizes well-being. A deontologist argues we have the duty to help others. किसी को हम पैसा देते हैं, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में या टेलियोलॉजी में वो पैसा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों की मदद हो जाएगी। That's why it's regarded as a right thing to do.
ठीक है, ये कहाँ गया, बट डियोंटोलॉजी ये कहती है कि ये तो ड्यूटी है, देना है, डज नॉट मैटर कि कितने लोगों का अच्छा हो रहा है, आपका काम है, मीन्स है देना, ड्यूटी एथिक्स। जब मीन्स पे बात आ जाए कि आपको ये काम ऐसे करना है, इट्स योर ड्यूटी, डू इट, डोंट केयर अबाउट द एंड रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड एज ड्यूटी एथिक्स और deontology, right? Now the point is, when it comes to virtue ethics, points to the fact that helping others displays desirable virtues such as being charitable or benevolent. किसी को मदद करना एक अच्छी बात है, about the individual itself, nothing to do with the means, nothing to do with the end result, that is called as virtue ethics. ठीक है, अब इस virtue ethics में जो it was championed by Socrates, Aristotle and Plato, these were the philosophers. ठीक है, here why virtue ethics offers better motivation. आपको काम है, आपकी कोई ड्यूटी है किसी को मदद करना, तो आप कर रहे हैं, उसमें आप खुद कितने अच्छे हैं इट डज नॉट मैटर, गेटिंग माय पॉइंट? आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद कितने अच्छे हैं इट डज नॉट मैटर, आप ड्यूटी निभा रहे हैं, कहानी खत्म। हम नॉर्मली ऐसे ही फॉलो करते हैं, इन लाइफ वी फॉलो एज ड्यूटी एथिक्स। किसी को मदद करना अच्छी बात है, भाई कर दो, ड्यूटी समझ के कर लो, हमारा रिलीजन कहता है, गेटिंग माय पॉइंट? बट वर्च्यू एथिक्स इसके आगे की बात करता है, बियॉन्ड ड्यूटी, सेविंग समवन्स लाइफ प्योरली आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी सीम्स लैक ऑफ डीपर मोर मीनिंगफुल मोटिवेशन। जस्ट ड्यूटी निभा रहे हैं, इसमें मोटिवेशन नहीं है, जस्ट आप एक प्योर मैकेनिकल चीज कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, कहानी खत्म। Virtues that can only be expected from a person who has genuinely developed these qualities within themselves. Compassion and kindness. अगर आप वाकई कंपैशन या कंपैशनेट हो या काइंडनेस रखते हो, तो आप ड्यूटी ये सब चीजों का ख्याल नहीं रखोगे, यू विल जस्ट हेल्प, क्योंकि मैं ऐसा हूं एज ए पर्सन, आप अच्छे हैं क्योंकि इसलिए आप मदद कर रहे हैं, आप ड्यूटी निभा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है? तो इट गोज बियॉन्ड ड्यूटी, वर्च्यू एथिक्स। सेकंड, the deeper issue, duty based ethics neglects essential aspects of moral life, namely emphasis on being a good person and leading a virtuous life. It focuses on obligations rather than cultivating a good sense of values within oneself. ठीक है? For example, duty ethics just focuses on performing your duties. As I said, virtue ethics focuses on developing those qualities within you. That means virtue ethics has more permanency compared to duty ethics. आप अच्छे इंसान हैं, आपको लगता है कि हर किसी की मदद करनी चाहिए, you will do it whole life without expecting things to do like happen your way or without expecting something in return. जब आप ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे आपकी ड्यूटी खत्म, वो काम खत्म। Getting the idea? ठीक है? Next is the central question. Virtue ethics asks not just what should I do, but the far more profound question, what kind of person should I become? What should I do means duty. मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कैसे इंसान बनूंगा, that is the far bigger question, much better question I would say. ठीक है? Now here there are some challenges for the virtue ethics as well. क्या है? पहला challenge is lack of moral principles. Without specific principles, virtue ethics cannot adequately guide us. हमारे पास वो क्वालिटीज, वो वर्च्यूज आना बहुत जरूरी है पहले। मुझे कंपैशनेट बनना पड़ेगा, तब जाके मैं दूसरों की मदद करूंगा, बट वो मोरल्स मुझे पहले लाने हैं खुद में। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड,
Difficulty in right action. A person may be virtuous but still not able to distinguish right from wrong in specialized domains. There are some specialized domains जहां पे ये नहीं पता चलेगा कि यार यहां राइट एक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में सूद, इंटरेस्ट पे काम करना हराम है, गलत बात है. राइट नाउ, मतलब देयर इज अ सेइंग इन इस्लाम दैट हुएवर डील्स इन इंटरेस्ट, उसने गॉड के साथ जंग छेड़ ली. सो इंटरेस्ट पे काम करना इज ऑल टुगेदर डिस्कार्डेड, नहीं करना चाहिए. अब आ जाओ मॉडर्न टाइम्स में. आजकल बैंकिंग के साथ जो बंदा जुड़ा नहीं है, ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द सोसाइटी. तरक्की तो नहीं करेगा, इतना तो पक्का है. ही विल सर्वाइव, बट तरक्की करना उसके लिए बहुत मुश्किल है. लेन देन, प्रॉपर्टीज, बाकी सारे काम कैसे करेगा विदाउट बैंक? एंड बैंक्स का कोर प्रिंसिपल है इंटरेस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? बैंक्स आपको इंटरेस्ट पे ही काम करते हैं ना. जो भी बैंक के साथ काम करता है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. आपसे पैसा लिया, उस पर कम इंटरेस्ट दिया, आगे दे दिया, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लिया, बीच का मार्जिन रख लिया. दैट्स हाउ बैंकिंग वर्क्स. अब कोई भी इस्लामिक पर्सन जो वाकई में वो मोरल्स को फॉलो कर रहा है, कैसे करेगा काम? डज ही फिट इन द सोसाइटी नाउ? नहीं. अब उसको परेशानी है, भाई मैं कैसे जीऊं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. अब पूरा समाज आपको कंपेल कर रहा है कि बैंकिंग के साथ जुड़ना जरूरी है, तो क्या करोगे फिर तुम? यू गेट मी पॉइंट? तो यहां पे कंफ्लिक्टिंग वर्च्यूज है. सिमिलरली, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी इट्स सेड दैट व्हेन बैंकिंग स्टार्टेड, एवरी प्रॉफिट इन, जो भी प्रॉफिट आए, मोजेस, जीसस, इनके पास सबसे कुछ स्पेशल क्वालिटीज रहती थी प्रॉफिट की. ठीक है. तो जब ये बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो जेरूशलम में प्रॉफिट जीसस को सबसे पहले जिंदगी में एक ही बार गुस्सा आया था, कि जब उसने देखा कि इंटरेस्ट पे काम होना शुरू हो गया था. आउटसाइड द मॉस्क या आउटसाइड दैट चर्च, चर्च के बाहर टेबल लगे थे एंड पीपल वर गिविंग मनी ऑन द इंटरेस्ट. तो उनको गुस्सा आ गया. उस गुस्से में उन्होंने टेबल फेंक दिए कि ये इंटरेस्ट पे काम नहीं चलेगा. बट आज के जमाने में, इज देयर एनीबडी हु इज नॉट गोइंग टू नो वर्क ऑन द इंटरेस्ट? पॉसिबल है क्या उसके लिए? कहीं से तो कहीं से आया जाएगा ना. बैंक में पैसा रख रहा है, उस पर इंटरेस्ट आएगा. बैंक जो आपको फायदा दे रहा है, वो भी इंटरेस्ट का ही पैसा है. राइट? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल. सम पीपल आर देयर जो हु डू बीइंग पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो, वो इंटरेस्ट नहीं लेते. बट अगेन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंफ्लिक्टिंग वर्च्यूज आ सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में. एआई का जमाना आ गया. आजकल जो क्या बोलते हैं इसको, बिटकॉइन टाइप जो करेंसीज है, क्रिप्टोज. अब देयर आर सम रिलीजन्स जहां पे क्रिप्टोज में पहले ऐसी डीलिंग, स्पेकुलेशंस करना गलत बात थी. तो स्पेकुलेशन, पूरी दुनिया स्पेकुलेशन पे चल रही है. आपका करेंसी मार्केट, आपका फॉरेक्स मार्केट, आपका स्टॉक एक्सचेंज, एवरीथिंग रन्स ऑन स्पेकुलेशंस. तो कैसे आप कर पाओगे? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल. तो यहां पे कंफ्लिक्टिंग वर्च्यूज आ सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. नाउ दिस इज द बेस वी आर बिल्डिंग टू अंडरस्टैंड कि why virtue ethics is the base of philosophy. ठीक है. Now comes the point, Socrates. Who was Socrates? The the guy who started Western philosophy, ancient Western philosophy. यहां से चीज स्टार्ट होती है. ठीक है. तो बिफोर वी स्टार्ट Socrates, let me guys give you a brief about this philosopher. Okay. वो क्या था, क्या करता था, then you will be able to understand.
सोक्रेट्स एक आदमी था जो काफी अगली वे में चलता था। उसका जो वे ऑफ लाइफ था, पहली बात, सोक्रेट्स ने खुद कोई फिलॉसफी नहीं लिखी। सोक्रेट्स सिर्फ अपनी बातें करता था। उसके जो स्टूडेंट्स थे बाद में, उन्होंने जो है सुनी सुनाई लिखी। आ जाएंगे उस पर। गुड, टेक इट नाउ। सोक्रेट्स वाज अ मैन हु नेवर वोर गुड क्लोथ्स। कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता था। उसने कभी चप्पल शू पहना ही नहीं है लाइफ में। ऐसे चलता था मार्केट में, लोगों को बातें बोलता था, हर किसी पे सवाल खड़े करता था। ठीक है। नाउ देयर इज एन इंसिडेंट सोक्रेट्स की लाइफ में। वो मार्केट में चौक में एक पत्थर पे खड़ा हो जाता था, ठीक है, और लोगों को अपनी कहानियां सुनाता था, फिलॉसफी सुनाता था। ये अच्छी बात है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा वैसा है, सारी कहानियां बोलता था। लोग आते थे, 2 मिनट सुनते थे, चले जाते थे। उसको लगा कि यार ये तो, दिस इज नॉट गोइंग गुड विद मी, मजा नहीं आ रहा है। एक दिन उसने ये कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आ जाओ मेरे पास। बोला ठीक है, आप कहानी सुनाओ। हमारे बंदा पत्थर पे खड़ा हो गया और एक कहानी सुनाने लगा। कहानी ऐसी है कि एक आदमी था, बड़ा अमीर था, ठीक है। अमीर इस कॉन्टेक्स्ट में था कि उसके पास काफी सारे पैसे थे। पैसे इन द सेंस कि गोल्ड, अशरफियां, जो वो क्वाइंस। तो उसको वो लोड जो था वो ले जा रहा था, उसको एक पहाड़ी क्रॉस करनी थी, ठीक है। और बाई चांस एक डंकी वाला भी था, उसको भी जाना था, उसी पहाड़ी को पार करना था। बोला ठीक है। तो दोनों ने आपस में बात की, बोला कि यार चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे डंकी रेंट पे दे दो आज मेरे लोड उठाने के लिए। आप भी पार, मैं भी पार, मेरा भी काम हो जाएगा, आप भी पैसे कमाओगे। बोला अच्छी बात है। डंकी रेंट पे ले लिया, सामान अपना डंकी पे रखा है उस बंदे ने, बिजनेसमैन ने, और चल रहे हैं। अब पहाड़ी क्रॉस करनी है तो मतलब अच्छा लंबा चौड़ा सफर है। जैसे जैसे ये लोग आगे चल रहे हैं, थक गए दोनों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोक्रेट्स अपने लोगों को सामने रख के खड़े होके बोल रहा है। याद रहे ये बात कि इससे पहले सोक्रेट्स जब भी कोई अच्छी बात बोलता था, कोई नहीं सुनता था। क्या बोल रहा है, 2 मिनट बैठे चले गए। अब जब वो कहानी सुना रहा है तो सारे लोग जुड़ रहे हैं। मार्केट में ये चौक पूरा भर गया। वो बोला कि जब ये आगे चले गए, ये 2 लोग, बहुत धूप हो गई, तपती धूप दिन की। तो अब उनको लगा चलो रेस्ट कर लेते हैं। बोला ठीक है, रेस्ट कर लेते हैं। अब वहां पे रेस्ट करने के लिए कोई जगह है ही नहीं जहां पे छाऊं पेड़ वेड़ होगा जहां पे ये लोग रहते। अब एक ही जगह है, डंकी का साया, उसकी परछाई, शेड ऑफ डंकी, ठीक है। डंकी, डोंकी, यू कॉल इट डोंकी, ऑल राइट, गधा। ऑल राइट, बस हो गया। मेरे को पूछो ना, मेरी गलती है तो मैं ठीक कर लेता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, बताओ, आप बोल दिया। व्हाट शुड आई से, तुमने कहानी की ऐसी तैसी कर दी। ऑलराइट, तो चलिए अब ये कहां पहुंच गए, सहरा में। सहरा इस डेजर्ट, जहां पे कोई, डेजर्ट नहीं मतलब पहाड़ी चल रहे हैं, कोई शेड नहीं है ना, वो बैठे हैं। अब बहस इस बात पे, अब ये जो शेड है इसमें एक बंदे के बैठने की जगह है। दोनों में से कोई एक बंदा बैठ सकता है, शेड में थोड़ा रेस्ट ले सकता है। लोग जब ये कहानी सुन रहे हैं तो और लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ देयर कम्स अ पॉइंट, दोनों में बहस होने शुरू हो गई। जिसने डंकी रेंट पे लिया था वो बोल रहा है ये मेरा है, शेड भी मेरा है, ये मैंने रेंट पे लिया तो मेरे बैठने का हक मुझे है, एक ही बंदा बैठ सकता है।
जिसका जो एक्चुअल मालिक है उसका, वो बोल रहा है मैंने तुमको सिर्फ डोंकी दे दिया, नॉट द शेड। तो मतलब शेड मेरी है, ये तुम्हारा है। अब दोनों को आपस में बहस हो रही है। तो यहीं पे कहानी स्टॉप हो गई। ठीक है। अब सोक्रेट्स की ये कह रहा है कि लोगों, खड़ा हो रहा है ना, वो यही कहानी बता रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इसके आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। आपको भी मन में आया ना ऐसा कि आगे क्या होगा। सोक्रेट्स ने भी कहा आगे कुछ नहीं होगा, ये कहानी फर्जी थी। ठीक है, कहानी फर्जी थी, बट लोग सुनने के लिए उतावले हो रहे थे। पूरा मार्केट भरा हुआ है एंड पीपल वेर गोइंग टू लिसन कि इसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ। पुश कर रहे हैं उसको कि बताओ क्या हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, ये कहानी ऐसी थी। मतलब ये था कि जब मैं अच्छी बात कह रहा था तब तुम लोग कोई सुनने के लिए रेडी नहीं थे। जब मैं कहानी बोल रहा हूं, वो भी मनगढ़ंत कहानी, तो आप लोग सब मुझे सामने बैठ के सर बताओ, या सोक्रेट्स को बोल रहे हैं बताओ अब क्या हुआ। बट सोक्रेट्स ने जो कहानी बोली, ही लेफ्ट ए क्वेश्चन, he left a question for you guys to answer. वो कहानी ऐसे ही नहीं थी, भले ही उसने मनगढ़ंत कहानी बोली थी, बट वो ऐसे ही नहीं बोला था। दैट कहानी इज फॉर यू टू कंप्लीट, टू फिनिश। गेटिंग माय पॉइंट। अब बता दो, शेड का मालिक कौन था। उसने तो डोंकी रेंट पे लिया था, शेड थोड़ी ना ली थी। बट शेड है ना, डोंकी थोड़ी है। ऐसे नहीं, ऐसे हवा में बातें मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोक्रेट्स ने कही है बात। ऐसा फिलोसफर को थोड़ा सम्मान दे दो, सोच समझ के बोलो। यही तो पॉइंट है सोक्रेट्स की फिलॉसफी का। एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर यू विल गिव, आई विल हैव अ काउंटर टू आस्क। एवरी आंसर, जो कोई भी आप में से जवाब देगा, आई विल हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर द सेम आंसर। आपने क्या कहा, जिसने रेंट पे लिया, बट उसने सिर्फ डोंकी को रेंट पे लिया, डोंकी के कैरेक्टरिस्टिक्स को रेंट पे नहीं लिया। हाउ डज इट मैटर। उसने डोंकी को लोड कैरी करने के लिए लिया, शेड कैरी करने के लिए नहीं लिया। अब आप बोलोगे कि जो असली मालिक है वो भी हकदार है, बट जिसने रेंट पे लिया उसका क्या। दैट मीन्स बोथ द आर्ग्यूमेंट्स will have a counter argument here. That is the core philosophy of Socrates. हर चीज पे सवाल खड़े करना, तब तक सवाल खड़ा करना जब तक तुम अपना रेस्पॉन्स अमेंड करो, चेंज करो, whatever. When you are forced to change your answer, that is what Socrates' philosophy is all about. This sums up the philosophy. सोक्रेट्स ने अपनी ही कहानी में अपनी फिलॉसफी का आंसर दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, दिमाग में कुछ हिट हुआ, लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं। नाउ सोक्रेट्स वाज बोर्न इन एथेंस। एथेंस कहां था, ग्रीस का एक शहर था, आज भी है एथेंस। ठीक है, दिस इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जहां से फिलॉसफी दुनिया ने जन्म ले लिया। ठीक है, and became famous for his dialogues and debates with public figures and authorities of his time. His distinctive technique called as Maiticus involved asking probing questions. हर जवाब का यहां से काउंटर आर्ग्यूमेंट, हर सवाल का यहां से जवाब, मतलब कुछ भी बोलो वहां से, this Socrates has a counter argument here against that answer. ठीक है, Socrates left no written works, as I said, but his influence throughout the students, particularly Plato, shaped Western philosophy profoundly. बाद में जो इसके शागिर्द थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सोक्रेटियन फिलॉसफी को लिखा, जो उन्होंने सोक्रेट से सीखा।
या जो वो विटनेस थे सोक्रेट्स की फिलॉसफी का, बाद में वो कहानियां सामने आ गई दुनिया के। ठीक है, बात समझ में आ गई? हियर नाउ द फर्स्ट थिंग, an unexamined life is not worth living. One should question, accept, and reject the facts. Socrates. As I said, this is the first quote from the Socratian philosophy, which says that an unexamined life is not worth living. What does it mean now? आपने सोक्रेट्स की कहानी सुनी, आपने पूरा सीन देखा, विजुअलाइज भी किया होगा कि क्या होता होगा। ऐसा ही बाहर एक चौक है, एक पत्थर है कोने में, लोग सुन रहे हैं, एंड देन पीपल आर लेफ्ट स्पीचलेस। व्हाट डज इट मीन? नाउ यू कैन रिलेट दैट थिंग विद दिस कोट इटसेल्फ। उसकी फिलॉसफी का बेसिस ही यही था कि हर चीज पे सवाल खड़े करो। तब तक सवाल खड़े करो जब तक जवाब देने वाला अपना जवाब चेंज ना कर दे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। नाउ द एग्जामिन्ड लाइफ, हाउ डज द एग्जामिन्ड लाइफ लुक लाइक? एग्जामिन्ड लाइफ कैसे होती है? एनीबॉडी? अनएग्जामिन्ड मीन्स, एग्जामिन मीन्स क्या होता है? द क्वेश्चन। एग्जामिन लाइफ क्या होती है, फिर कैसे होती होगी एग्जामिन लाइफ? जहां पे आपके पास हर चीज का सोल्यूशन हो, जवाब हो, हर चीज को आपने डिबेट डिस्कशन किया होगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, every part, every word that is there in the constitution was debated in the constituent assembly. हर चीज पे 2 साल लगे, 2 साल 11 दिन। हर चीज पे सवाल खड़े हो गए, हर चीज पे आर्ग्यूमेंट्स जस्टिफाई किए गए कि ये पॉइंट, ये आर्टिकल क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज वाई दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्वाइविंग, क्योंकि एग्जामिन्ड है। हर चीज पे डिबेट्स हुए, हर चीज पे डिस्कशंस हुए। दैट इज वाई द डॉक्यूमेंट सर्वाइव टिल डेट। आसपास देखो, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जितने भी स्टेट्स हैं जो हमारे साथ साथ ही आजाद हो गई, कहां है वो? एग्जामिनेशंस नहीं थे, क्वेश्चंस नहीं थे, डिबेट्स नहीं थे, एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस कुड नॉट सर्वाइव। पाकिस्तान में 70 साल के अंदर 35 इयर्स आर्मी ने डायरेक्टली रूल किया और बाकी 40 साल इनडायरेक्टली रूल किया। इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। Getting my point? What examined life means? Now imagine, put this quote in the context of your life and understand. आप जो काम कर रहे हैं, क्या वाकई में आपने हर चीज को देखा है, हर पर्सपेक्टिव को समझा है, हर चीज पे सवाल खड़ा किया है? आपने खुद को, आप किस तरह से बिहेव करते हो, हैव यू एवर क्वेश्चनड योरसेल्फ? उल्टा मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन करे तो मुंह ना तोड़ दूं, ऐसा हम है। कैसे आप ऐसे हो भाई? गुस्सा आता है, कैसे बोला मुझे? दैट इज अनएग्जामिन्ड लाइफ, जहालत जिसको हम कहते हैं। जहालत समझते हो? किसी को जाहिल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? जाहिल का क्या मतलब? जाहिल जो रैंडमली कुछ भी बोल देता है, विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिविटी, रैंडम चीजें बोल देता है। देश को यहां से वहां ले लिया, कहां से कहां, यहां से वहां। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से वहां ले जाना ही जहालत है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जहालत, अल्लामा इकबाल ने इसमें शेर भी बोला था, ये ऐब है। ऐब मीन्स यस, काइंड ऑफ।
द वाइस इन ए ह्यूमन बीइंग इज द जहालत, जाहिल होना। ठीक है, एग्जामिनेशन से ही वी गेट टू द राइट persona, to the right values which we carry. पता चल जाता है हम क्या है। इंडिविजुअल लाइफ में जब समाज की तरफ देखना हो, तो समाज जब अपने इश्यूज पे डिबेट करना शुरू करे तो वो समाज आगे चलता है। ठीक है, जब देश एक अपने इश्यूज पे, अपने प्रॉब्लम्स पे, अपने पॉलिसीज पे डिबेट करना शुरू करे तो समझ लो कि वो पॉलिसी, वो देश आगे जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये सोक्रेट्स कह रहा है। जब सवाल शुरू हो जाए, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, आप 10 चीजों, आपको 10 सवाल आ गए तो 10 सवाल का अगर आपने जवाब दे पाए, ऑब्वियसली द पॉलिसी अच्छी है, वो काम अच्छा है, यू आर एबल टू आंसर। अगर आप सवाल लेने से ही मना करोगे, हाउ आर यू सपोज टू गेट बेटर? दिस कोट या सोक्रेट्स इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। You got the idea? And examined life means what? जहां पे क्रॉस क्वेश्चन हो, हर चीज को आपको जवाब देना पड़े, एज ए सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। 250 मेंबरों की असेंबली ने हर चीज पे सवाल खड़े उठाए। आपने आर्टिकल 19 क्यों डाला? अच्छा, इसलिए डाला। उसमें जो आपने एक्सेप्शंस डाली, वो क्यों डाली? वो इसलिए डाली। हर चीज पे सवाल था ना। देन ओनली दोज थिंग्स वर ड्राफ्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? मतलब पहले कुछ बना लिया, फिर उस पर डिबेट होगा, फिर वहां से कुछ रिजेक्ट करना होगा, हटा देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज एग्जामिन्ड लाइफ। बाय दिस फिलॉसफी, Socrates built a scientific temper which paved the way for scientific revolution in Europe. Now, the basic rule of science is question. Prove it. Right? Basic rule of science क्या है? कोई डिस्कवरी को, कोई कुछ इन्वेंशन किया, भाई इसको प्रूव करो ना। प्रूव इट टू अस। कोई भी चीज, कोई भी चीज, मैं अगर साइंटिस्ट हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, कोई भी इन्वेंशन है मेरी, आई विल हैव टू प्रूव इट बिफोर द पीपल। इट स्टार्ट्स विद एन आर्ग्यूमेंट। एक थीसिस दे दिया मैंने। एज ए साइंटिस्ट, साइंस का तरीका जो है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। इट स्टार्ट्स विद अ थीसिस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आप एक साइंटिस्ट हो, आपने कोई थीसिस दे दी कि सन जो है वो इधर से वेस्ट से उठता है, सॉरी ईस्ट से उठता है। इट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये थीसिस है आपकी। ठीक है, देन इस थीसिस का एंटीथीसिस होगा, वो आपको लोग बताएंगे। भाई प्रूव करो, हमने तो यहां से देखा, तुम यहां से कह रहे हो, प्रूव इट। अगर ये थीसिस स्टेटमेंट इस दौर से गुजरा, ठीक है, तो ये पहले एक हाइपोथेसिस आती है, सॉरी नॉट दिस, आई वाज, फॉरगिव मी फॉर दिस। Initially, it starts with an hypothesis. As I said, कोई भी आर्ग्यूमेंट उठा लो, ठीक है, फिर ये आर्ग्यूमेंट, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्ट, सारी चीजें वहां से गुजरा, फाइनली सारे क्वेश्चंस बन के आया, तो इट बिकम्स थीसिस। थीसिस स्टेटमेंट होता है कि हर कोई उसको मान लेता है, यार दिस इज सेड बाय दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट, राइट, समबडी हैज सेड दिस, नाउ दिस इज अ थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, देन ये थीसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और चेंज होती है। कोई नया साइंटिस्ट आता है, वो और कुछ चेंजेस लाता है, इस थीसिस को गलत करार देता है, इसकी एंटीथीसिस लाता है।
वो एंटीथीसिस फिर से नई थीसिस बन जाती है। दिस इज द साइकिल। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं बताता हूं कैसे। हर कोई जो द फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, हर कोई उसको गलत साबित करने में तुला हुआ है ना। आइंस्टाइन की थ्योरी तो गलत साबित कर दिया फला बंदे ने। दैट मीन्स साइंस इज इन द परस्यूट ऑफ मेकिंग अदर्स लुक लाइक ए फॉल्स थिंग। उसको फॉल्सिफिकेशन कहते हैं, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। हर चीज तब तक गलत है जब तक तो उसको सही साबित किया जाए। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, दैट इज द बेसिस ऑफ साइंस। दो तरीके हैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए। मैंने कुछ बोल दिया, आपने बोला सर कैसे, ठीक है, वो कैसे कर करके हर कैसे का मैं जवाब दे रहा हूं, अल्टीमेटली मैंने प्रूव कर दिया कि यस दिस इज इट। ये एक तरीका है। दूसरा है फॉल्सिफिकेशन का। आपने पहले ही मान लिया कि ये गलत है, मैं साबित कर रहा हूं कि ये सही है। पहले आप बोल रहे थे कैसे, फिर आपने बोला नहीं ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, नाउ प्रूव इट एज अ राइट थिंग टू अस, वी एज्यूम इट्स रॉन्ग। फिर मैं हर क्या आपको क्यों लगता है ये गलत है, मेरे को इसलिए लगता है गलत है, आई एम कटिंग दिस आउट, नहीं इसलिए नहीं गलत है। सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को मैं कट 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 करके आ रहा हूं, फाइनली आई एम प्रूविंग राइट। दिस इज उल्टा, ठीक है। वन इज वाई इज इट राइट, वाई इज इट नॉट राइट, दो चीजें हैं फॉल्सिफिकेशन, ठीक है। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ साइंस, दैट्स व्हाट सोक्रेट्स आल्सो सेड, ठीक है। हर चीज को सवाल खड़े करो, कैसे, क्यों, कहां से आया। अनलेस यू गेट द राइट आंसर तब तक उसको बोलते रहो, ठीक है। दैट इज व्हाट एग्जामिन्ड लाइफ इज। और इसी से पूरे साइंस की बुनियाद पूरी दुनिया में आ गई। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का बुनियाद इसी से आ गया, ठीक है। और हुआ क्या, सोक्रेट्स की लाइफ में फिर से वापस आ जाते हैं। सोक्रेट्स जब घूमता था वो उकसाता था लोगों को कि एथेंस की जो गवर्नेंस है इसके खिलाफ सवाल खड़े करो, ठीक है। तो धीरे धीरे जो जो गवर्नेंस सरकार में लोग थे उनको पता चला कि यार एक पागल आदमी है, सबको बोल रहा है सवाल खड़े करो, ये तो हमारी हुकूमत ही गिरा देगा। अल्टीमेटली उस पर इल्जाम आया, उसको जेल ले गए। इल्जाम ये था कि तुम हमारे यूथ के माइंड को करप्ट कर रहे हो, इसलिए तुमको सजा दी जा रही है, ठीक है ना। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, ध्यान से सुनना। तो सोक्रेट्स ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं अपना जुर्म, मैं यूथ को करप्ट कर रहा हूं, इसलिए करप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सवाल खड़े करें। बोला बिल्कुल, बोला हाँ आप इस जुर्म में आपको कैद की जा रही है। उस जमाने में एथेंस में एक रूल हुआ करता था कि उसको जज बोलता था किसी भी गुनहगार को कि तुम अगर कोई काउंटर गुनाह मांग रहे हो, मगर अगर हम तुमको फांसी की सजा सुना रहे हैं, तुम अगर चाहते हो कि मुझे इसके बदले में कोई दूसरी सजा दे दो, तो एक एक प्रोविजन होता था। सेम चीज सोक्रेट्स को भी बोली गई कि भाई बताओ तुम चाहते हो क्या कि कोई दूसरी सजा तुमको मिले, जलावतनी, जलावतनी मीन्स एक्साइल में भेजो, बाहर भेजो एथेंस से। उसने मना किया, बोला नहीं आप जो सजा दो मुझे मंजूर है। बोले यार ये तो जज के सामने बोल रहा है, इसको तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है। बोले ठीक है इसको फांसी दे, इसको मार दो। बोले ठीक है मार दिया जाएगा, क्योंकि बंदा अपने गुनाहों से या अपनी गलतियों से उस टाइम की एज पर द लॉ ऑफ एथेंस ये मान ही नहीं रहा है कुछ, ऊपर से इतनी चौड़ में है, बात यहां की सुन ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड दैट ही विल बी किल्ड। बोला ठीक है। बंदा जेल में है, जेल में ये अपने साथियों के साथ है, जो इसके साथी थे, जो इसके करीबी थे लोग। हुआ यूं कि एक दिन इसको भागने का मौका मिला। इसकी जो सजा थी वो डिले इसलिए हो गई क्योंकि किंग बाहर कहीं गया हुआ था, कोई फेस्टिवल चल रहा था, तो उस फेस्टिवल के टाइम पे किसी को मार नहीं सकते थे आप। तो इसके लोगों ने इसको कहा सब सब चीजें सेट है,
आपके भागने का रास्ता, जहां आप रुकोगे, वो भी सब सेट है, आपको बस यहां से निकलना है। ही सेड नो, फिलोसफर्स भागते नहीं है। बोला ऐसे कैसे? देन देयर वॉज अ डिबेट बिटवीन द सोक्रेट्स एंड हिज फॉलोवर्स इन द जेल ऑन द लास्ट डे, जब उसको मरना था। ठीक है, वो ये जस्टिफाई कर रहा था कि सोक्रेट्स क्यों नहीं भागेगा। वाई वुड ही एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट? इस चीज को जस्टिफाई करते करते ही वॉज किल्ड एट द एंड। उसने ये बोला, पहली चीज, कि फिलोसोफर्स भागते नहीं है, अगर मैं भागा तो दिस विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। तीसरी चीज, कि फिलोसोफर्स डेथ को बहुत क्या बोलते हैं उसको, लाइक क्वाइट एन इजी थिंग, तो उनको डेथ से डर नहीं लगता, उनके लिए डेथ दूसरी दुनिया है। डेथ विल गिव हिम इमॉर्टेलिटी, भागना विल गिव हिम मोर्टेलिटी। इन्हीं चीजों को जस्टिफाई करते करते शाम को उसको बोल दिया गया कि चलिए सब, आपका टाइम हो गया। बोला क्या करना है अब? बोला चलो, मरना है। उस टाइम पे फांसी नहीं देते थे, एक जहर का प्याला उसको दे दिया गया, बोला इसको पी जाओ। तो उसने वो पी लिया। फिर उसको बोला गया कि अब चलो वॉक करो, ताकि ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो चल रहा था और कोई आवाज नहीं किया बंदे ने। उसके फॉलोअर्स रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो उनको शांत करा रहा था। जहर का प्याला पीने के बाद जब तक वो जहर असर करे, ही इज कॉन्शियस, ही इज लाइव, ही इज देयर वॉकिंग, ताकि वो जहर एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो उनको शांत कर रहा था, ताकि वो बोल रहा था कि लेट मी डाई इन पीस। एंड फाइनली हिज लेग्स बिकेम हैवी and he sat down on the corner and died peacefully. That makes the end of Socrates. बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? Now coming back from Socrates' life to his philosophy, he said, courage is a virtue. Courage होना, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में दिखा दिया। He could have left that jail, he could have jail break करके निकल जाता, नहीं किया। He does not wanted to compromise on the virtue of courage. He showed courage by drinking that poison right in front of all the people. Right? For Socrates, courage depicts freedom to speak one's mind, ability to speak truth, and objectivity. It's not merely physical bravery, but intellectual and moral courage as well. किसी के सामने खड़े होके सवाल करना is a courage. पावर के सामने खड़े होना is a courage. Not all can do that. Getting my point? Second, the cost of silence. A major chunk of world believes in Chinese aggression but fails to speak up due to financial dependency. For example, अभी चाइना इज एग्रेसिवली इकोनॉमिक एग्रेशन कर रहा है ना, हर कंट्री पे लोन्स देके, हर चीज करके। कोई बंदा उठ के खड़े हो जाए ना, मान लेता हूं चाइनीज ने हमारी टेरिटरी ले ली ना, वी एग्री ऑन दैट, भले ही 1 इंच ले ली, हमारे यहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ, चाइना का नाम तक नहीं लिया। न्यूज़पेपर को अलावा ऑफिशियल, चाहे पार्लियामेंट हो या कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग्स हो, वहां चाइना का नाम किसी ने नहीं लिया। डरते हैं लोग, डिपेंडेंसी है। $100 बिलियन, $120 बिलियन का ट्रेड है हमारा चाइना के साथ। ठीक है। ट्रूथ एंड वर्च्यू यूनाइटेड। ट्रू करेज इन सोक्रेट्स व्यू इज इंसेपरेबल फ्रॉम वर्च्यू एंड परस्यूट ऑफ ट्रूथ। One cannot genuinely be virtuous without the courage to act and to speak that virtue. वर्च्यू हासिल करने के लिए करेज होना बहुत जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम महात्मा गांधी पॉइंट ऑफ व्यू। उनके पास वर्च्यू क्या था? नॉन वायलेंस। उनको
अफ्रीका में कितनी लाठियां पड़ी, बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया गया. ही नेवर वॉच्ड फॉर वायलेंस. तो उस चीज को सहने के लिए तुम्हारे पास करेज होना बहुत जरूरी है, राइट? तो तब जाके वी कैन नो गेट दैट वर्च्यू. ट्रूथ बोलने के लिए करेज होना जरूरी है, राइट? पहले वो करेज का वर्च्यू आ जाए, फिर आप यू कैन गेट अप एंड स्पीक ट्रूथ विदाउट एनी फियर. क्लियर? Socrates' philosophy, ethics of happiness. Knowledge as a virtue. Only virtue in is knowledge and only sin is ignorance. ठीक है? This is what Socrates said. कि knowledge is a virtue and it's a sin अगर आप में knowledge carry नहीं कर रहे हैं. Ignorance is a sin. What does he mean by this quote? Knowledge ऐसा क्या करती है? सवाल उठाने की क्षमता देती है. कि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो सवाल किस चीज का? लेकिन साथ में सवाल खड़े करना ही आपको नॉलेज दे देता है. इट्स बोथ. आपको क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो यू स्टे इग्नोरेंट. एट द सेम टाइम यू लैक दैट करेज टू आस्क a question. So that's why he meant कि ignorance is a sin. ठीक है? Similarly, he said happiness has only one door, that is wisdom. And wisdom comes from knowledge. Knowledge comes from asking questions. Getting my point? बात समझ में आ रही? ठीक है? ये सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, इसको समझना है, इसको कल को इस्तेमाल करना आना चाहिए. ठीक है? He said there is an ideal life. There are some ways to live an ideal life. पहला is self development and virtue. Virtue is अपने आप में virtuous life होना बहुत जरूरी है. वर्च्यू मीन्स अच्छा इंसान बनने की कैपेबिलिटी या वो क्षमता हासिल करना बहुत जरूरी है. वर्च्यू एथिक्स आई सेड ना. इधर क्या देख रहे हो? अभी रुक जाओ, क्लास चल रही है. सेल्फ डेवलपमेंट एंड वर्चुअस लाइफ. इंडिविजुअल लेवल प्रैक्टिस. ट्रू नॉलेज इज द बेसिस ऑफ एथिकल लाइफ. एंड थर्ड, कंटिन्यूअस सेल्फ एग्जामिनेशन. अगर आप इन चीजों पे खड़े उतरते हैं, देन देयर इज अ वे यू कैन लिव ए हैप्पी लाइफ. ठीक है? This is all about Socrates. We will be doing one philosopher a day. There are a lot of philosophers, so it's going to take some time. कोई सवाल?